पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में चुनाव से पूर्व यहां की राजनीति में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलने लगी है। होर्डिंग्स, पोस्टर छाए हुए हैं और बड़ी छोटी रैलियां भी हो रही हैं। राजनीतिक दलों में भी उथल पुथल मची हुई है। लालू यादव द्वारा अपने बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करना इसका ताजा उदाहरण है। स्थापित दलों के नेता भी बिहार की राजनीति में नई पारी की तलाश में पाला बदल रहे हैं। भारत में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना असामान्य बात नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पाला बदलने की गति और आवृत्ति बहुत तेज हो जाती है। इस फहरिस्त में बिहार के सीएम नीतीश कुमार अव्वल नंबर पर आते हैं। उनके पाला बदलने को लेकर तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश सियासी फिजा बदलने की हैसियत रखते हैं, तो पाला बदलने का फायदा भी उन्हें होता है। बिहार की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो केंद्र में नीतीश कुमार ही रहते हैं। साल 1996 से नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, लेकिन बीते 2 दशक की बिहार की राजनीति में उनका मन बदलना तकिया कलाम बन गया है। साल 2017 में तब मन बदला जब उन्होंने पाला बदल लिया और आरजेडी का साथ छोड़ एनडीए के साथ हो लिए थे। इसके बाद साल 2022 में फिर मन बदला। हालांकि इसके पहले साल 2013 भी आता है जब इन्होंने वर्तमान पीएम और गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। फिर से नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पीएम मोदी को चौथी बार भी प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अक्सर टिकटों के अभिलाषी किसी दूसरी पार्टी से टिकट मिलने पर पाला बदलते हैं। चुनाव में अभी लगभग 5 महीने बाकी हैं, लेकिन नेताओं का दल बदल अभी से देखा जाने लगा है। एक प्रमुख प्रवृत्ति ये दिखाई दे रही है कि विभिन्न दलों के नेता मुख्य रूप से टिकट दिए जाने के वादे के कारण जनसुराज पार्टी की ओर भी रुख कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में दल बदलना शौक का मामला नहीं है, बहुत हद तक मजबूरी भी हो जाती है। उम्मीदवार की मजबूरी कि वे जिस दल में हैं वो उन्हें टिकट देने के लायक नहीं मानते हैं। दलों की मजबूरी ये है कि संबंधित क्षेत्र के लिए उनके पास सक्षम उम्मीदवार नहीं है। दल बदल से दोनों की मांग पूरी हो जाती है। तो राजनीति के बदलते परिदृश्य में पार्टी के प्रति वफादारी चुनावी गणित के आगे पीछे हो जाती है। पिछले 2 दशकों में कई प्रमुख नेताओं ने बार बार अपने राजनीतिक गठबंधन बदले हैं, जो राज्य में गठबंधन राजनीति की अस्थिर प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में इन तमाम नेताओं ने बिहार की सत्ता की गतिशीलता को नया रूप भी दिया है। इसमें नीतीश कुमार का कोई तोड़ नहीं है। 1990 के दशक में समता पार्टी के साथ राजनीतिक सफर शुरू करने के बाद वे जदयू नेता के रूप में भाजपा के साथ गठबंधन में रहे। इस साझेदारी ने ही उन्हें 2005 में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। 2013 में उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया और अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदियों राजद और कांग्रेस के साथ 2015 के चुनाव से पहले सफल महागठबंधन बनाया। 2017 में वे फिर से एनडीए में लौट आए। 2022 में फिर से महागठबंधन को पुनर्जीवित करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 2024 में फिर एनडीए में लौट आए। वे हमेशा उस पक्ष के साथ खड़े रहते दिखाई देते हैं जो उन्हें अधिक लाभ देता है। दल बदलू नेताओं में अशोक चौधरी का नाम भी शामिल है। अशोक चौधरी ने जदयू में आने से पूर्व अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। वे साल 2000 में पहली बार बिहार के बड़बीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और इसके साथ ही उन्हें तत्कालीन राबड़ी मंत्रिमंडल में कारा राज्य मंत्री बनाया गया था। बाद में अशोक चौधरी को 2013 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उन्होंने 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया था। दल बदलू नेताओं में सीएम नीतीश के खास विजय चौधरी का नाम भी आता है। 1982 में अपने विधायक पिता के निधन के बाद चौधरी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के टिकट पर दल सिंह सराय से उपचुनाव जीता था। वे 1985 और 1990 में
2 और कार्यकालों के लिए दल सिंह सराय से फिर से चुने गए। 1982 से 95 तक विधायक के रूप में इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के उप मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 95 और 2000 में दल सिंह सराय से फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए थे। चौधरी ने 2000 से 2005 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में कार्य किया। वे 2005 में जदयू में शामिल हो गए और अक्टूबर 2005 में सराय रंजन से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उन्हें 2008 में पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने फरवरी 2010 तक इस क्षमता में काम करना जारी रखा, जब उन्हें बिहार जदयू के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के दौरान उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने खुद सराय रंजन से 17,557 मतों के अंतर से चुनाव जीता और नवगठित मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री के रूप में शामिल किए गए। 26 नवंबर 2010 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बने रहने के विरोध में 7 फरवरी 2015 को मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया। विजय कुमार चौधरी 1982 से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं तथा वर्तमान में बिहार सरकार में जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता और बिहार सरकार में वित्त, वाणिज्यिक, कर, शिक्षा, भवन निर्माण, परिवहन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, अभियांत्रिकी, सूचना एवं जनसंपर्क, कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं। उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में जेडीयू के नंबर 2 का पद माना जाता है और वे नीतीश कुमार की कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो सरकार और पार्टी की नीतियों को आकार देती है। अब बात कर लेते हैं अभय कुशवाहा की। अभय कुशवाहा उर्फ अभय कुमार सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत में औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और बिहार के गया जिले में टिकारी के लिए विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अनिल कुमार को हराकर टिकारी निर्वाचन क्षेत्र में 2015 का विधानसभा चुनाव जीता था। उन्होंने अनिल कुमार को भारी मतों के अंतर से हराया था। अभय कुशवाहा को 86,975 वोट मिले थे, जबकि अनिल को केवल 55,162 वोट ही हासिल कर सके थे। 2024 के भारतीय आम चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। दल बदलू नेताओं में बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी शुमार है। पहले वो आरजेडी में थे, उसके बाद अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। सम्राट चौधरी, जिनका नाम राकेश कुमार है, भारतीय राजनेता हैं। बिहार सरकार में 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ लेते वक्त इन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और वर्तमान में सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कुशवाहा जाति से संबंध रखते हैं। सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए थे और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली थी। सन 2000 से 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए थे। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाया गया था। 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं और अशोक एस फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक भी हैं और साथ ही साथ वो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। अब बात करते हैं मंगनी लाल मंडल की। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता हैं और लोकसभा में झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की संसद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले वो 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। इस अवधि के दौरान वे राज्य कैबिनेट में मंत्री भी थे। 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया
और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे, अब फिर से राजद के साथ आ गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें सौंप दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में उतार चढ़ाव भरा रास्ता अपनाया है। नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और जदयू के सदस्य कुशवाहा ने 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी का गठन किया और 2014 के आम चुनाव के लिए एनडीए के साथ गठबंधन भी किया। 2018 में पाला बदलकर यूपीए के साथ भी गठबंधन कर लिया था। 2019 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने आरएलएसपी को भंग कर दिया और 2021 में इसे जदयू में वापस भी मिला दिया था। 2023 में उन्होंने फिर से अलग होकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा नामक नई पार्टी बनाई। कुशवाहा के कई कदम महत्वाकांक्षा और वैचारिक अवसरवाद के मिश्रण को दर्शाते हैं, जो कुशवाहा वोट बैंक को मजबूत करने की इच्छा से प्रेरित है। जीतन राम मांझी की बात करते हैं, जो कभी जदयू के निष्ठावान सदस्य थे। 2014 में तब मुख्यमंत्री बने जब आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश ने पद छोड़ दिया था, लेकिन जब 2015 में नीतीश कुमार ने वापसी की कोशिश की तो मांझी ने इसका विरोध किया और अंततः हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर बनाने के लिए अलग हो गए। शुरुआत में वे एनडीए में शामिल हुए और उसके समर्थन से 2015 का चुनाव लड़ा। बाद में वे 2022 में महागठबंधन में शामिल हो गए। 2023 में फिर से एनडीए में लौट आए। पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव 2015 में निष्कासित होने से पहले राजद में करियर शुरू किया था। उन्होंने जन अधिकार पार्टी की शुरुआत की। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया, लेकिन टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ भी दी। पूर्णिया से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। हाल के चुनाव में वे औपचारिक रूप में से किसी प्रमुख गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन अलग अलग समय पर यूपीए और एनडीए दोनों का समर्थन भी किया है। बिहार में नेताओं के बदलते गठबंधन राज्य में गठबंधन राजनीति की तरल और गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पप्पू यादव जैसे नेताओं ने लगातार अपनी रणनीतियां बदली है। अब आइए 2014 के चुनाव परिणाम से समझने की कोशिश करते हैं पूरी बात को। 1990 के बाद राज्य में यही हो रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि दल बदल करने वाले अधिसंख्य उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। अधिक दूर नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को ही देख लीजिए। चुनाव से पहले ही यह अनुमान हो गया था कि इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में लहर चलेगी, मगर उम्मीदवारों की खोज हुई तो पता चला कि भाजपा के पास कई सीटों के लिए सक्षम उम्मीदवार ही नहीं है। आनन फानन में उम्मीदवार भी जुटाए गए थे। जदयू से वीरेंद्र चौधरी, सुशील कुमार सिंह और छेदी पासवान, राजद से रामकृपाल यादव, बसपा से जनक राम, 2009 में सिवान से निर्दलीय चुनाव जीते ओम प्रकाश यादव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी आर.के. सिंह 2014 में भाजपा के उम्मीदवार बने थे। भाजपा के संतोष कुशवाहा को जदयू और कांग्रेस के चौधरी महबूब अली कैसर लोजपा ने टिकट दे दिया। इनमें से वीरेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश यादव को छोड़कर सभी सांसद 2019 में भी चुनाव जीते थे। नेताओं के दल बदल का जो समीकरण है, 2024 में इनमें से छेदी पासवान और चौधरी महबूब अली कैसर को उनके दलों ने बेटिकट कर दिया था। 2009 में जदयू ने एनडीए के मंगनी लाल मंडल को झंझारपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था। 2014 में जदयू ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो राजद टिकट पर चुनाव लड़कर हार गए थे। इस बार फिर जदयू टिकट के प्रयास में थे, लेकिन नहीं मिला और अब जो है मंगनी लाल मंडल जो है वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। तो 2019 में भी ये सिलसिला जारी रहा था। भाजपा के सुनील कुमार पिंटू और वीणा देवी को क्रमशः जदयू और लोजपा ने सीतामढ़ी और वैशाली से उम्मीदवार बनाया था। वीणा देवी इस बार भी टिकट लेने में सफल रहीं, पिंटू पिछड़ गए। 2024 में भी दल बदल करने वालों को टिकट देने वाला खाता खुला हुआ था। अभय कुमार सिंह, लवली आनंद, विजय लक्ष्मी जैसे दूसरे दलों के नेता प्रतिद्वंदी दलों से टिकट हासिल करने में सफल रहे थे। बात 2025 की कर लें तो एक समय नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले आरसीपी सिंह अब अपनी पार्टी आप सबकी आवाज लेकर सामने आए। जदयू से निष्कासन और बीजेपी में अल्पकालिक भूमिका के बाद आरसीपी सिंह ने स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनी। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करना रहा। बिहार की राजनीति में कुर्मी समुदाय को लव कुश समीकरण में महत्वपूर्ण माना जाता है और आरसीपी इस समीकरण को पुनः अपने पक्ष में करना चाहते हैं।
अब जो आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ देने जनसुराज में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह को भी जनसुराज पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। तो उदय सिंह और पप्पू सिंह बिहार की राजनीति के एक बड़े नाम हैं। पूर्णिया क्षेत्र के बड़े लोगों में शुमार पप्पू सिंह का परिवार शुरू से ही राजनीतिक रहा है। यही नहीं, उनके परिवार का नौकरशाही में भी खूब दबदबा रहा है। पप्पू सिंह के पिता टीपी सिंह बिहार भारतीय सिविल सर्विस यानी पहले आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, उनके बड़े अफसर थे। उदय सिंह और पप्पू सिंह की मां माधुरी सिंह भी पूर्णिया से 2 बार कांग्रेस की सांसद रह चुकी थी। पप्पू सिंह के 2 भाई और 4 बहन हैं। उनके बड़े भाई एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं और जदयू के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। एनके सिंह अब भाजपा के साथ हैं। केंद्र सरकार ने साल 2017 में एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था, जिनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया था। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस की हम बात कर लेते हैं। तो एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक पशुपति पारस की पार्टी की मौजूदगी ना के बराबर रही है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव तक पशुपति पारस खुद भी केंद्र में मंत्री थे। उनकी पार्टी चुनाव में 6 सीटों के लिए दावेदारी भी कर रही थी, लेकिन मिली उन्हें शून्य। चिराग पासवान की पार्टी के एनडीए में वापस लौट आने के बाद पशुपति पूरी तरह से हाशिए पर चले गए हैं। तो बिहार में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सिर्फ पाला बदलकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज तक जनता ने उन्हें मत देकर जिताया तक नहीं है और ना ही अपनी पार्टी के विधायक हैं। इसके बावजूद खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे जिधर वो चले जाएं वो गठबंधन जीत जाएंगे। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का भी हाल कुछ इसी तरह का है। उनके सियासी सफर पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि उनका कोई जनाधार ही नहीं है। एनडीए गठबंधन में शामिल थे तो भाजपा की वजह से एमएलसी बनकर उन्हें बिहार सरकार में मंत्री पद भी मिल गया था। 2013 में सियासी सफर की शुरुआत करने वाले मुकेश सहनी ने खुद को सन ऑफ मल्लाह के नाम से पहचान दिलाने की कोशिश करते हुए अपने समुदाय यानी निषाद पर ध्यान केंद्रित कर राजनीति करने लगे। सेट डिजाइनर का काम और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सहारे कुछ संपत्ति बनाई और फिर राजनीति में भी कदम रखा। पैसों के दम पर पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले मुकेश सहनी को साल 2015 में थोड़ी पहचान भाजपा के लिए चुनावी प्रचार के दौरान मिली। सहनी ने प्रचार तो जरूर किया लेकिन बीजेपी को हार मिली। इसके बाद मुकेश सहनी ने साल 2018 में विकासशील इंसान पार्टी बनाई यानी कि वीआईपी का गठन किया। राजद का सहारा लेकर महागठबंधन का रुख भी किया। चुनाव के दौरान सन ऑफ मल्लाह के नाम से खुद की ब्रांडिंग की, लेकिन निषाद समुदाय पर कोई खास पकड़ नहीं बना पाए। बिहार में इस समुदाय की करीब 8% आबादी है। इसमें 10 जातियां शामिल हैं जिन्हें अति पिछड़ी जातियों की कैटेगरी में रखा गया है। देखा जाए तो सहनी बिहार की सियासत के कोई बड़े चेहरा नहीं है। अब आइए इसका गणित भी थोड़ा समझ लीजिए। मुकेश सहनी आज तक एक भी चुनाव में खुद के नाम जीत का परचम नहीं लहरा पाए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में 8% के करीब वोट बैंक का हवाला देते हुए सहनी ने भाजपा के साथ 11 सीटों पर बार्गेनिंग की थी, लेकिन वो अपनी ही सीट सहरसा जिले की सिमड़ी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से हार गए थे। मतलब है कि भाजपा के समर्थन के बावजूद राजद की टिकट से यूसुफ सलाउद्दीन ने सियासी मात दे दी थी। 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने भाजपा के निषाद समुदाय का वोट मांगा था, लेकिन भाजपा को कुछ भी फायदा नहीं हुआ और वो हार गई। भाजपा ने सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के सियासी कद का अंदाजा लगा लिया और दूरी बनानी भी शुरू कर दी। 2020 में भी भाजपा ने मल्लाह समुदाय के वोट की लालच में सहनी पर दांव खेला, लेकिन हाथ खाली रहे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर मुकेश सहनी खुद की ब्रांडिंग में जुटे हुए हैं। निषाद समुदाय के वोट बैंक का खुद को रहनुमा बताते हुए महागठबंधन से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर महागठबंधन में दाल नहीं गली तो फिर वो खुद के फायदे के लिए एनडीए में भी जा सकते हैं। हालांकि जमीन पर उनकी कोई खास पकड़ नहीं है और न ही वो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा चेहरा है। तो पिछले साल 2024 में अगस्त महीने में समस्तीपुर से आरजेडी के कई नेताओं ने पाला बदलकर जदयू का दामन थामा था। आरजेडी ने जदयू में सेंधमारी की और नालंदा से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता लालू एवं तेजस्वी यादव के खेमे में भी चले गए। नालंदा में सीएम नीतीश
जो है उनका गृह जिला कहा जाता है। यहाँ जदयू के अंदर टूट होने से सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो गई थी। इससे पहले 4 अगस्त को झारखंड के दिग्गज नेता सरयू राय ने औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ली थी। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक माना जाता रहा है। सरयू राय कभी झारखंड में बीजेपी के कद्दावर नेता थे और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में बागी होकर उन्होंने खुद की अलग पार्टी भारतीय जनता मोर्चा बना ली थी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जदयू का दामन भी थाम लिया था। दूसरी ओर लालू एवं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में टूट से चिंतित थे। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कई नेता एवं पदाधिकारी आरजेडी छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज से भी जुड़े हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं को सचेत करते हुए जनसुराज से दूर रहने के लिए 2 बार पत्र भी लिखे थे। जनसुराज बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में आरजेडी जैसे प्रमुख दलों में टिकट चाहने वाले नेता पीके की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। तो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी 243 सीटों पर इस बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जनसुराज का दावा है कि दूसरी पार्टियों के बड़ी संख्या में नेता पीके के अभियान से जुड़ेंगे। इससे आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और जदयू में भी खलबली मचनी तय है। बता दें कि पिछले साल पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी आरजेडी छोड़ दी थी और जदयू में शामिल हो गए। श्याम रजक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से ही की थी, लेकिन बीच में वो जदयू में शामिल हो गए थे। हालांकि वे नीतीश के साथ लंबे समय तक नहीं टिके और 2020 के चुनाव से पहले वे लालू यादव के खेमे में वापस लौट गए थे। अब श्याम रजक ने फिर से लालू का साथ छोड़ दिया और जदयू में शामिल हो गए हैं। बीते 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पिछले साल 2024 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी। बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश आरजेडी के कुछ विधायकों को अपने पाले में करने में भी सफल रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार एनडीए में अहमियत और बढ़ गई है। चुनावी नतीजों के बाद सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने मान लिया है कि साल 2025 में होने वाला असेंबली इलेक्शन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि AK-47 केस में बरी होकर जेल से बाहर आए थे बाहुबली नेता अनंत सिंह। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। उनकी पत्नी नीलम देवी ने फ्लोर टेस्ट के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए को वोट दिया था। अनंत सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान भी 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए थे और मुंगेर लोकसभा में जदयू के ललन सिंह के समर्थन में माहौल बनाया था। तो जदयू से आरजेडी और फिर आरजेडी से जदयू में फिर से शामिल हुए। इसके साथ ही आरजेडी विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने भी तेजस्वी का साथ छोड़ नीतीश कुमार का साथ दिया था। फ्लोर टेस्ट में वो विधानसभा में नीतीश के पक्ष में दिखाई दिए थे। तो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का दल बदल शुरू हो चुका है। चुनावी अखाड़े में उतर रहे नेता इस चुनाव में अलग अलग दलों की तरफ से नजर आ सकते हैं। राजद, जदयू सहित अन्य प्रमुख दलों के बीच इस बार जनसुराज पार्टी अपना चुनावी बिगुल बजा चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही था। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।